हाय गाइस, एपिसोड 4 के साथ आपके लिए हाजिर हूँ। अगर आपने इसके पहले के एपिसोड नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप जाकर पहले उसे देख सकते हैं। चलिए आज के एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड 4 की शुरुआत में हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि प्लेग्राउंड में बैठकर कल्टीवेट कर रहा होता है और खुद से कह रहा होता है कि इस वर्ल्ड की स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज्यादा थीन है और मैं अभी तक की रिफाइनिंग के 7th लेवल तक ही पहुँच पाया हूँ। अगर मुझे ब्रेक थ्रू करना है तो मुझे किसी ऐसे लैंड को या ऐसी किसी जगह को ढूंढना होगा जहाँ पास स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज्यादा हो। मुझे पता नहीं कि आखिरकार मिस्टर गू कब जाकर उस हमते रूइंस को ढूंढेंगे। अब इससे पहले हमारा एमसी और कुछ बोले उसे हमते जीसी की मदर लिव ईरान का फोन आता है जो हमारे एमसी को बताती है कि जीसी का फादर जी चेंगिटियान उसके घर आया था और जबरदस्ती जीसी को अपने साथ ले गया। जिस पर हमारा एमसी पूछता है कि आखिरकार वो बास्टर हमते जीसी को कहाँ ले गया। सीन चेंज होता है और हमें एक होटल के अंदर जीसी और उसके फादर जी चेंगिटियान को दिखाया जाता है। जीसी जी चेंगिटियान से कहती है कि मैं ये आखिरी बार तुम्हारी मदद करूंगी, इसके बाद से मेरे और तुम्हारे बीच कोई रिश्ता नहीं होगा और तुम मेरी मदर को और मुझे कोई भी बोदर नहीं करोगे। जिस पर जी चेंगिटियान भी मान जाता है और कहता है कि ये लास्ट है, इसके बाद मैं तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करूंगा। और ये कहने के बाद वो दोनों एक दरवाजा खोलकर अंदर जाते हैं। जीसी जैसे ही उस रूम के अंदर जाती है वैसे ही वहाँ बैठा हुआ एक बंदा जिसका नाम डोंग फांग है वो जीसी को देखकर उसे हाय बोलता है। गाइस, इस बंदे का नाम है डोंग फांग और ये डोंग फैमिली का यंग मास्टर है। सीन चेंज होता है और हमें उसी होटल के एंट्रेंस में हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो कि उस होटल के अंदर जाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वहाँ खड़े वेटर उसे रोक देते हैं और उसे बताते हैं कि आज होटल बंद है और कोई भी अंदर नहीं जा सकता। पर हमारा एमसी उसकी कोई बकवास नहीं सुनता और उसे सामने से हटने के लिए कहता है, पर वो वेटर हमारे एमसी की बात नहीं सुनता और उसे वापस लौट जाने के लिए कहता है। लेकिन जब हमारा एमसी नहीं मानता और अंदर जाने की कोशिश करता है तो वे वेटर अपने सभी साथियों को एक साथ बुला लेता है और वो सभी वेटर एक साथ अपने अपने हथियार निकाल के हमारे एमसी के ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन इससे पहले वो अटैक आकर हमारे एमसी को लगे उन सभी के अटैक को इनर बॉडी का बैरियर रोक लेता है और इस चीज को देखकर वो लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। दूसरी तरफ हमारा एमसी अपने एक पावर को चार्ज करता है और एक साथ उन सभी के ऊपर अटैक करता है और वो सभी एक ही अटैक से दूर जाकर गिर जाते हैं और बहुत ज्यादा घायल हो जाते हैं। लीजन उसी वेटर के पास जाकर उससे हमते जेसी के बारे में पूछता है। इससे पहले वो वेटर कोई जवाब दे वहाँ पर चेन शुआओ और रेन बुकुंग दोनों होटल से बाहर आ जाते हैं। चेन शुआओ हमारे एमसी को देखते हुए उससे कहता है कि आखिरकार यहाँ पर हल्ला कौन कर रहा है और इतना शोर कौन मचा रहा है। जिस पर वही वेटर हमारे एमसी के ओर इशारा करता हुआ चेन शुआओ को बताता है कि हॉल मास्टर ये बंदा हमते यहाँ पास आकर परेशानियां खड़ी कर रहा है और इसने अभी अभी हम सबको पीटा भी है। हॉल मास्टर इसे छोड़िएगा मत। उस वेटर की बात सुनने के बाद चेन शुआओ हमारे एमसी के पास जाता है और उससे कहने लगता है कि आखिरकार तुम ब्रेड कहाँ से आए हो, तुम्हें पता भी है किसकी जगह है, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी जगह में इस तरह की परेशानियों को खड़ी करने की। कोई जल्दी यहाँ से आओ और इस ब्रेड को यहाँ से ले जाओ वरना मैं इसे यहीं जिंदा मार दूंगा। वहीं चेन शुआओ के पीछे जब रेन बुकोंग हमारे एमसी का चेहरा देखता है उसे शौक लगता है और इससे पहले चेन शुआओ कुछ और हमारे एमसी को बोले वो जल्दी से चेन शुआओ के पास आता है और उसके कान में उसे बताता है कि आप जिससे ये सारी चीजें बोल रहे हो वो लीजन है। और लीजन का नाम सुनते ही चेन शुआओ को शौक लगता है और इस बार उसकी पूरी तरह से सिट्टी बिट्टी गोल हो जाती है। जिसके कुछ देर बाद वो हमारे एमसी के पास जाता है और उससे माफी मांगने लगता है, पर हमारा एमसी उसकी इस बात पर ध्यान नहीं देता और उससे जीसी के बारे में पूछता है। जीसी का नाम सुनते ही चेन शुआओ को ऐसा लगता है जैसे उसे सांप सूंघ गया हो। जिसके कुछ देर बाद वो हमारे एमसी को बताता है कि जीसी पेंट हाउस रूम में है। जिसके बाद वो एक वेटर को बुलाता है और हमारे एमसी को वहाँ ले जाने के लिए कहता है। जिसके बाद हमारा एमसी उस वेटर के साथ वहाँ से चला जाता है। लीजन के वहाँ से चले जाने के बाद रेन बुकोंग चेन शुआओ से पूछता है कि हॉल मास्टर अगर हमने लीजन को वहाँ जाने दिया तो बाद में डोंग फांग हम लोगों को नहीं छोड़ेगा। जिस पर चेन शुआओ उससे कहता है कि आखिरकार हम लोग कर भी क्या सकते हैं, हम दोनों इस दो फैमिली के बीच में घुन की तरह पीस रहे हैं। अगर हमने लीजन को रोका तो गू फैमिली हमें नहीं छोड़ेगी और हमने अगर डोंग का साथ नहीं दिया तो डोंग फैमिली हमें नहीं छोड़ेगी। इन दोनों के बीच में घुन की तरह पिसने से अच्छा है कोई किसी एक फैमिली के साइड में जाना। तो तुम जाओ और गू फैमिली को इस बारे में इन्फॉर्म कर दो। सीन चेंज होता है और हम जी चेंगिटियान को देखते हैं जो कि रूम के अंदर बैठकर कॉफी पी रहा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है, जीसी मुझे माफ करना लेकिन डोंग फैमिली के साथ इस बिजनेस डील को होने के लिए मुझे आज तुम्हें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। लेकिन
वैसे इसे सेक्रीफाइस नहीं कहा जा सकता, ये भी तुम्हारे लिए एक ब्लेसिंग है। तभी वहाँ पास हमारा एमसी आ जाता है, जिसे देखकर उसका पूरा मूड खराब हो जाता है और वो खुद से कहता है कि वॉन्जियन हॉल कितना खराब है, वो एक हमते बेवकूफ को भी यहाँ आने से नहीं रोक पाया। जिसके बाद वो खड़ा होता है और हमारे एमसी को ऐसे हाथ उतकारते हुए वहाँ से भागने के लिए कहता है, और हमारा एमसी उसके पास जाता है और उसका गला पकड़कर उसे हवा में उठा देता है। जी चिंटिया अंदर से कराने लगता है और हमारे एमसी को गला छोड़ने के लिए कहता है, और हमारा एमसी उसका गला नहीं छोड़ता और उससे कहता है, एक फादर जो एक बिजनेस डील के लिए अपनी ही डॉटर को सेक्रीफाइस कर सकता है, तुम फादर के नाम पर कलंक हो, तुम्हें अपने हाथों से मारना भी मेरे हाथ को गंदा कर देगा। और इतना कहने के बाद हमारा एमसी उसे दीवार में जोर से पटक देता है और वहाँ से डोंग फंग के रूम की ओर जाने लगता है। सीन चेंज होता है और हम डोंग फंग और जीसी को देखते हैं, जो कि एक टेबल में बैठकर खाना खा रहे होते हैं। डोंग फंग हमारे जीसी को देखते हुए उसकी तारीफ करता है और उसे छूने की कोशिश करता है, लेकिन जीसी उसके हाथ को धुतकारते हुए उसके हाथ को दूर कर देती है और उसे छूने से मना कर देती है। साथ ही खड़े होकर उससे कहती है, जी चंकियान ने मुझे तुम्हारे साथ खाना खाने के लिए कहा था, जो कि मैं कर चुकी हूँ, तो अब मैं यहाँ से जाना चाहूंगी। ये कहने के बाद जीसी वहाँ से जाने लगती है, पर तभी डोंग फंग हमारे जीसी को रोकता है और उससे कहता है कि जीसी, अगर तुम जाना चाहो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, पर तुम्हें क्या पता है अगर तुम यहाँ से चली गई तो तुम्हारा फादर तुम्हारी मदर के साथ क्या करेगा। ये बात सुनते ही जीसी को गुस्सा आता है और वो उसकी ओर गुस्से से देखती है और कुछ भी नहीं बोलती। दूसरी तरफ डोंग फंग जीसी को बैठने के लिए कहता है तो जीसी जाकर टेबल में बैठ जाती है। साथ ही में डोंग फंग उसकी ओर एक गिलास शराब करता हुआ उसे पीने के लिए कहता है और उसे बताता है कि ये पीने के बाद मैं और तुम दोनों हम अपने अपने रास्ते चले जाएंगे और इसके बाद मैं कभी भी तुम्हें बॉदर नहीं करूंगा। और इतना कहने के बाद वो अपने मन में कहने लगता है कि जीसी इसे पियो, इसे पीने के बाद से तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी। दूसरी तरफ जीसी उस शराब के गिलास को लेते हुए अपने मन में सोचती है कि क्या मुझे इसके बातों पर भरोसा करने चाहिए, पर इससे पहले जीसी कोई फैसला ले और इस चीज को पिए, दरवाजा तोड़कर हमारा एमसी अंदर आ जाता है, जिसे देखते ही जीसी उस शराब को छोड़कर तुरंत लीजन के पास जाती है और उसके गले लग जाती है। डोंग फंग भी ये सारी चीजें देख रहा होता है और वो अपनी सीट से खड़ा होता है और हमारे एमसी को देखता हुआ उससे बोलता है, एक फूल जो मेरे प्लान को रुइन करना चाहता है, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद वो अपनी सुपर पावर का यूज करता हुआ हमारे एमसी के ऊपर अटैक करता है और हमारा एमसी उसके अटैक को बहुत ही आसानी से ले लेता है और अपने स्पिरिचुअल पावर को रिलीज करता हुआ उसे डोंग फंग के ऊपर अटैक के रूप में यूज करता है। डोंग फंग उस स्पिरिचुअल अटैक को हमसे सह नहीं पाता और दूर जाकर एक दीवार से टकरा कर नीचे जमीन में गिर जाता है और खुद से कहता है कि आखिरकार क्या चल रहा है और वो फूल इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। दूसरी तरफ हमारा एमसी हमसे डोंग फंग के पास आता है और अपना पाल्म अटैक रेडी करता हुआ उससे कहता है, अगर मेरी फैमिली के ऊपर बुरी नजर रखी और उन्हें ऑफेंड किया, इसके लिए मैं तुम्हें आज नहीं छोड़ूंगा। और वो डोंग फंग को जान से मारने के लिए उस पर ताउस पाल्म टेक्निक का यूज कर अटैक करता है। वहाँ पास बहुत बड़ा धमाका होता है और चारों तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है। जब धुआं हटता है तो हम देखते हैं कि एक बंदा जिसका नाम कोंग है, उसने डोंग फंग को बचा लिया होता है। ये डोंग फंग का बॉडीगार्ड है जो कि लेवल 9 एबिलिटी यूजर है। इस बंदे की सुपर पावर ये है कि ये किसी भी चीज में किसी भी मेटल का यूज कर कोई भी हथियार बना सकता है और साथ ही उसे अपने शरीर के साथ मर्ज कर सकता है। हम कोंग को देखते हैं जो कि वहाँ आते ही हमारे एमसी के ऊपर फायर करना शुरू कर देता है, पर हमारा एमसी उसके फायर से बच जाता है और जीसी को भी बचा लेता है। जिसके बाद वो बहुत स्पीड में कोंग के पास जाता है और उसके पेट में एक मुक्का लगाता है, लेकिन कोंग उसके अटैक को सहता हुआ वहीं खड़ा रहता है और अपने हाथ को कटाना में बदलते हुए हमारे एमसी के ऊपर अटैक करता है, जिसके अटैक से हमारा एमसी बहुत ही आसानी से बच जाता है और उसके हाथ को पकड़ते हुए उसे हमसे फ्लोर के ऊपर जोर से पटक देता है। पर कोंग को इससे भी शांति नहीं मिलती और वो जमीन में पड़े पड़े अपने मुंह को वेपन में बदलता है और बहुत तेजी से हमारे एमसी के ऊपर फायर करना शुरू कर देता है। पर हमारा एमसी भी कम नहीं होता और उन सभी बुलेट को अपने हाथों से ही पकड़ लेता है। इस चीज को देखकर हम कोंग को बहुत ज्यादा हैरानी होता है और वो अपने मन में सोचता है कि आखिरकार इस बंदे के पास किस तरह की सुपर पावर है। पर वो इससे पहले और कुछ सोचे हमारा एमसी एक किक रेडी करता है और बहुत जोर से एक अटैक लाकर उसके मुंह पे मारता है और कोंग दीवार को चीरता हुआ नीचे के फ्लोर में गिर जाता है। हम कोंग को देखते हैं जिसका पूरा शरीर
शरीर मेटल में कवर होता है और वो अपने मन में सोच रहा होता है कि आखिरकार इस बंदे के पास कैसे सुपर पावर्स हैं। तभी हमारा एमसी कॉन्ग के ऊपर कूदता है अचानक से, जिसके अटैक से हमारा मतलब कि कॉन्ग बहुत जल्दी से बचता है और उससे दूर होकर उस पर फिर से अपनी गन से अटैक करता है, जिसके अटैक से बचता हुआ हमारा एमसी उसके पीछे आ जाता है और उसे जोर से एक किक लगाता है, जिसके कारण कॉन्ग उड़ता हुआ दीवार से जाकर टकराता है। हम कॉन्ग को देखते हैं जो कि जमीन से उड़ता है और अपना हाथ मारते हुए वो खुद से कहता है कि आखिरकार कौन सी सुपर पावर तुम्हारे पास है। जिस पर हमारा एमसी कहता है इस चीज के बारे में तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, और वैसे क्या तुम अभी भी मुझसे लड़ाई करना चाहते हो उस बंदे के लिए जिसका शरीर तो इंसान का है लेकिन दिल एकदम एनिमल का है। जिस पर कॉन्ग कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे टास्क दिया गया है उसे प्रोटेक्ट करने का तो मैं उसे प्रोटेक्ट करूंगा। और इतना कहते ही वो एक ट्यूब निकालता है और उसे अपने शरीर में लगा लेता है। उस ट्यूब के अंदर की जो भी चीज होती है जैसे उसके शरीर के अंदर जाती है वो दर्द से कर्राने लगता है, जिसके कुछ देर बाद वो अपने हाथ को फिर से वेपन में बदलता है और हमारे एमसी के ऊपर फिर से बीम से अटैक करने लगता है और हमारे एमसी के ऊपर लगातार 2-3 अटैक लगाता है और हमारा एमसी शील्ड बनाकर उस अटैक से बच जाता है और अपने मन में सोचता है कि हाँ ये पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। जिसके बाद वो चुटकी बजाता है और अपने 3 हेल डॉग को अपने रिंग से बाहर निकाल लेता है, जो कि बाहर आते ही कॉन्ग के ऊपर एक गुर्रार लगाता है और उसकी तेज रोयर से हम कॉन्ग को कंफ्यूजन यानी हम चौंक जाता है और वो इससे पहले और कोई अटैक करे हमारा एमसी उसके पीछे आ जाता है और उसे एक और शॉक वेव देता है जो कि शॉर्ट इंटेंट का होता है और वो शॉर्ट इंटेंट का शॉक जैसे ही हम कॉन्ग को लगता है कॉन्ग वहीं पास बेहोश हो जाता है। सीन चेंज होता है और हम कुछ देर बाद हम अपने एमसी को देखते हैं जिसके पास हम जीसी आती है और उसके गले लग जाती है और उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, जिस पर हमारा एमसी उसे शांत करता है और उसे बताता है कि वो ठीक है। तभी जीसी हम 3 हेल डॉग की ओर देखती है और उससे पूछती है कि क्या तुमने हम इस डॉग को समन किया है, जिस पर हमारा एमसी कहता है कि हाँ और ये मेरा सिर्फ स्लेव है और कुछ भी नहीं। सीन वापस हम डोंगफेंग पर आता है जिसके पास जी चेंगटियान आता है और उसे उठाता है। डोंगफेंग हमारे एमसी को देखता है और उससे गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है मेरी पूरी लाइफ में किसी ने मुझे इतना ज्यादा ह्यूमिलेट नहीं किया, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और वो अपने गार्ड्स को कहकर हमारे एमसी को चारों तरफ से घेरवा लेता है। अब इससे पहले वो बॉडी गार्ड्स बढ़कर हमारे एमसी के ऊपर अटैक करें, गुबेन की आवाज आती है जो कहता है कि आखिरकार किसकी हिम्मत हुई हमारे गू फैमिली के बेनिफैक्टर को हाथ लगाने की। वो आवाज सुनते ही सभी लोग हमते गुबेन की ओर देखते हैं जो कि व्हील चेयर में बैठा हुआ अपने बॉडी गार्ड के साथ वहाँ आता है। उसे देखते ही डोंगफेंग हैरान हो जाता है और अपने मन में सोचता है कि आखिरकार ये गू फैमिली का हेड यहाँ क्या कर रहा है। मेरे फादर ने इसे कई बार हमसे बातें करने के लिए अपने यहाँ डोंग फैमिली में बुलाया लेकिन ये कभी भी उसके वहाँ नहीं गया। दूसरी तरफ हम गुबेन को देखते हैं जो कि हमारे एमसी के पास जाता है और उससे उसके सामने हाथ जोड़ता हुआ उससे माफी मांगता है और उससे कहता है कि लिटिल फ्रेंड क्या तुम मुझे एक चांस दे सकते हो, इसके बारे में मैं तुम्हें पूरी एक्सप्लेनेशन दूंगा। जिस पर हमारा एमसी भी मान जाता है और वहाँ से जाता हुआ उससे कहता है कि ओल्ड मैन तुम्हारे लिए मैं इन दोनों की जान बख्श दे रहा हूँ, लेकिन आगे से इन दोनों ने अगर मेरी फैमिली को छुआ भी तो मैं इन दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और ये कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम डोंग लीजन की इस बात को सुनते ही उस पर भड़कने लगता है और कहने लगता है कि मैं भी देखता हूँ कौन किसकी लाइफ को बख्शता है। और इससे पहले वो कुछ कहे मिस्टर गू यानी गुबेन आगे बढ़कर अपने बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर देता है जो कि जाकर हमते डोंगफेंग को पकड़ लेते हैं और उस पर हमते मुक्कों की बरसात यानी उसे पीटना शुरू कर देते हैं। डोंगफेंग वह चिल्ला रहा होता है और गुबेन वहाँ से जाने लगता है। गुबेन जाते जाते हमते डोंगफेंग से कहता है कि अगर तुमने लीजन को फिर से ऑफेंड किया तो आगे से मैं भी तुम्हारी जान नहीं बचा सकता। और इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। सीन चेंज होता है और हमें हॉस्पिटल का वार्ड दिखाया जाता है जिसके अंदर हम डोंगफेंग को देखते हैं जो कि जी चेंगटियान के ऊपर गुस्सा कर रहा होता है और उस पर भड़क रहा होता है और उससे कह रहा होता है कि आखिरकार तुम्हें इस बारे में कैसे नहीं पता कि तुम्हारी एक्स वाइफ का अडॉप्टिव सन का रिलेशनशिप गू फैमिली से है। जिस पर जी चेंगटियान उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन हमते डोंगफेंग कुछ भी नहीं मानता और उससे कहता है कि अगर मैंने उस बंदे को हाथ लगाया तो गू फैमिली पक्का ऑफेंड हो जाएगी और हमारे फैमिली के बीच जो कोऑपरेशन होने वाला है वो भी टूट जाएगा और अगर वो कोऑपरेशन टूटा तो मेरे डोंग फैमिली के एल्डर्स मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उसकी इस बात को सुनने के बाद जी चेंगटियान
गुटियन उसे सजेशन देता है कि वो पर्सनली इस चीज को हैंडल नहीं कर सकता, तो वो क्यों ना असेसंस को हायर कर लीजन को जान से मरवा दे। इस बात को सुनते ही डोंगफेंग मान जाता है और उसे इस काम को करने के लिए कहता है। सीन चेंज होता है और हमें लीजन के अपार्टमेंट यानी ली ईरान के अपार्टमेंट को दिखाया जाता है, जहां हम अपने एमसी को सोफे में बैठकर बुक्स को पढ़ते हुए देखते हैं कि तभी उसके डोर पर किसी का नॉक होता है। हमारा एमसी जब उस डोर को पास जाकर उसे खोलता है तो वो बाहर कोंग को देखता है। कोंग हमारे एमसी को देखते ही नीचे झुक जाता है और उसके सामने हाथ जोड़ता है और उसे बताता है कि उसने डोंग फैमिली को छोड़ दिया है और आपसे वो विश करता है कि वो लीजन को फॉलो करे, जिस पर लीजन उसे मना कर देता है और उसे वहाँ से जाने को कहता है। और लीजन बस दरवाजा बंद करने ही वाला होता है कि कोंग फिर से दरवाजे के बीच में आ जाता है और उसे रोकते हुए उससे कहता है, मास्टर ली मुझे माफ कर दीजिए कि मैंने आपको पहले ऑफेंड किया, लेकिन आप मुझे कुछ भी कहें मैं वो सारे काम कर दूंगा, मुझे बस एक चांस दीजिए। उसकी इस सारी बातें सुनने के बाद हमारा एमसी भी सोच में पड़ जाता है और अपने मन में सोचता है कि क्या इसे डोंग फैमिली ने जानबूझ के मेरे पास भेजा है। लेकिन आज सुबह सुबह मैंने इसे इतना ज्यादा मारा और इतना ज्यादा घायल किया, लेकिन यह आधे दिन में ही ठीक ठाक होकर मेरे सामने यहाँ आ गया। इसकी बॉडी और इसकी सुपर पावर कोई नॉर्मल नहीं है, फ्यूचर में ये मेरे किसी काम आ सकता है। ये सोचने के बाद वो कोंग की ओर देखता है और उससे कहता है, ठीक है मैं तुम्हें एक चांस दे रहा हूँ, तब तक तुम इस घर को प्रोटेक्ट करो। और इतना कहने के बाद दरवाजा बंद कर वो अंदर चला जाता है। लेकिन वो जैसे ही दरवाजा बंद कर अंदर जाता है वैसे ही फिर से उसके दरवाजे में नॉक होता है। तो हमारा एमसी वापिस आता है और दरवाजा खोलता है तो उसे पता चलता है कि उसके सामने गु टियानजू की सिस्टर गु टियानजन होती है, जो उसे देखते हुए हाय बोल रही होती है। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है।